अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अली दाऊदी और मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनईडी यूनिवर्सिटी से की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी एनईडी यूनिवर्सिटी से की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। करंटली मैं पीएचडी कर रहा हूँ और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जैसे ये वही सवाल है जो हम करते थे इंटर में या फिर 9-10 में, जब ये कहते थे कि यार ये मैथ्स मुझे काम कहाँ आएगा? यानी ये इक्वेशन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इस इक्वेशन सॉल्व करने का रियल लाइफ में फ़ायदा क्या है? इंटीग्रेशन का रियल लाइफ में फ़ायदा क्या है? डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में फ़ायदा क्या है? बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे दिमाग में होते थे कि ये कर तो लिया, मगर इसका फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदे उस वक़्त के लिए नहीं थे। मगर वो एक टूल है, एक स्किल है जो आपको सिखा दी गई कि अगर आप अपना फ्यूचर साइंस के अंदर ले जाएँ एज़ अ साइंटिस्ट, एज़ अ इन्वेंटर, तो आपको वो सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो आपको ऑब्जेक्ट के एरिया निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अब मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर एक सर्कल है, स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। मगर आप बताएं कि रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट क्या इतना सिंपल होता है? यानी वो परफेक्ट स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो। चूंकि हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट का एरिया हमें निकालना हो, तो ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एग्जैक्टली स्क्वायर हो, एग्जैक्टली सर्कल हो, ट्राइंगल हो। यानी शेप्स बहुत डिफर करते हैं और इन डिफरेंट शेप के एरिया को निकालना अपनी जात में एक चैलेंज है। तो ये चैलेंज कैसे सॉल्व होता है? ये नॉर्मल प्लस माइनस से सॉल्व नहीं हो, इसके लिए आपको एडवांस स्किल्स चाहिए, विच इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र हम करें तो अगर आप लोगों ने एमआरआई देखी हो, अगर एमआरआई पे स्कैन खुद का करवाया हो या किसी रिलेटिव का करवाया हो, तो आपने देखा होगा कि यार एमआरआई में टाइम बहुत लगता है। यानी सब्जेक्ट मशीन के अंदर जाता है, वो जो मशीन है, मशीन एमआरआई के 3 पार्ट हैं। एक है मैग्नेट, जो एक बड़ा सा टनल टाइप होता है। दूसरा है कंसोल जहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ होता है और तीसरा है जनरेटर। आप और आपके पेशेंट मैग्नेट की तरफ जाते हैं, मैग्नेट के अंदर मशीन के अंदर चले जाते हैं। मैग्नेट मशीन उसकी स्कैनिंग करता है। ताज्जुब की बात यह है कि मशीन मूव नहीं करती, ना ही सब्जेक्ट मूव करता है। यानी सब्जेक्ट स्टिल है और मशीन भी स्टिल है, मशीन भी स्टिल और सब्जेक्ट भी स्टिल है। और ये स्कैनिंग 3D मॉडल क्रिएट हो जाता है। तो ये होता कैसे है? सोचने वाली बात है ना। ये होता ये ये जो होता है, इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये जो प्रोसीजर का डिले है, ये डिले आने की वजह ही ये है कि यार टाइम डेटा फ्रीक्वेंसी डेटा में कन्वर्ट होता है और इमेज डेवलप्ड होता है, और इमेज डेवलप होने के लिए जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। इसी वजह से हमें सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए 10 मिनट लगेंगे, मगर मशीन पे लेटने के लिए उसको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। और अगर उसमें एक सब्जेक्ट हिले, वाइब्रेट करे, तो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं और सिग्नल डिस्टर्ब होने की वजह से मशीन काम नहीं करती, मशीन आर्टिफैक्ट्स देती है। इवन एमआरआई इतनी सेंसिटिव है कि हम डाउ के अंदर थे तो वहाँ पे 1.5 टेस्ला की मशीन थी। 1.5 टेस्ला सुपर कॉन मैग्नेट कहलाता है, यानी इसको मैग्नेटाइज किया जाता है। मशीन के नज़दीक अगर बहुत ज़्यादा आयरन डंप है तो मशीन की रेजोल्यूशन पे फ़र्क आएगा। यानी मशीन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, ये जो प्रोग्राम चलते हैं, और प्रोग्राम का जो बैकएंड है, वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमारा कोर्स है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सब्जेक्ट का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कोर्स कोड है ये। मैं हूँ अली असगर, मेरा ईमेल आईडी है ये।
इस कोर्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिस्कस द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, different type of complex function, analytical properties, numbers, transformation, and etc. सिस्टम हैंग हो गया। देखिए दोस्तों, ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने होते हैं। हाँ, आईटी की वर्चुअली जब हम पढ़ाते हैं तो ये सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे होते हैं। खैर, तो इस कोर्स के अंदर हम कोर्स के आउटलाइन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, लिमिट आएगा, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आएगी, पोल एंड जीरोस आएंगे, हार्मोनिक सीरीज आएगी। और इस कोर्स के अंदर हम 2 पीएलओ हिट करवाएंगे, पीएलओ नंबर 1 इंजीनियरिंग नॉलेज और पीएलओ नंबर 2। अच्छा, मैं इसको क्या करूँ, हाँ, लैपलास, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म, सेकंड ट्रांसफॉर्म, शिफ्टिंग थ्योरम, कन्वोल्यूशन एक्सेट्रा। किताब हम ये फॉलो करेंगे। इन किताब में से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और वो नोट्स मैं आपको स्लाइड्स के ज़रिए में चलाता जाऊँगा पीडीएफ, और फिर आप वो देखते चले जाएंगे। ठीक है। हम यूजुअली इस कोर्स के अंदर 2 क्विज लेंगे, 2 असाइनमेंट लेंगे, 1 मिड होगा, 1 फाइनल एग्जाम्स होगा। इंजीनियरिंग नॉलेज पहला पीएलओ सीएलओ नंबर 1 के साथ होगा, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम कोइंसाइड होगा कोर्स लर्निंग आउटकम से। सिमिलरली प्रोग्राम लर्निंग आउटकम ये कोर्स लर्निंग आउटकम से कोइंसाइड होगा। 2 पीएलओ इंजीनियरिंग नॉलेज एंड प्रॉब्लम एनालिसिस, इन 2 को हम सीखेंगे। इन दोनों को इस कोर्स के पढ़ने के बाद एक तो आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरा मकसद ये है कि ये बढ़ जाए, आपके ये स्किल्स आपके पास आ जाए। और दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस, यानी अगर कोई अनसीन प्रॉब्लम आए तो आप उसको अपनी प्री डिफाइंड इंफॉर्मेशन नॉलेज की मदद से उसको सॉल्व कर लें। ठीक है दोस्त। और ये हमारी लेक्चर वाइज डिवीजन होगी कि हम क्या क्या करेंगे, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, लिमिट की बात करेंगे, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे, मैपिंग की बात करेंगे, पोल जीरोस की बात करेंगे, और फिर फर्स्ट मिड से पहले 1 हफ्ता पूरा हम रिवीजन पे निकालेंगे। सिमिलरली मिड के बाद हम लैप्लास इनवर्स, इनवर्स लैप्लास, फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कन्वोल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे, फोरियर एनालिसिस करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी एंड जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर अगेन लास्ट हफ्ता एग्जाम से पहले का मैं रिवीजन के लिए रखता हूँ। दोस्त, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि हम वर्चुअली पढ़ रहे हैं, और वर्चुअली पढ़ने के बेनिफिट्स हैं तो उनके अपने नुकसान भी हैं। बेनिफिट ये है कि आप अपने घर के अंदर अपने कंफर्ट जोन के अंदर ये पढ़ लेते हैं, जब आपका दिल चाहे तब आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लें। मगर इसके नुकसान ये है कि यार, चूंकि हमने ज़्यादातर प्रैक्टिस जो की है वो फिजिकली की है, यानी व्हाइट बोर्ड पे हम लिखते थे, बच्चे उस लिखे हुए को लिखते थे, इसमें टाइम ड्रेन होता था, और इस टाइम ड्रेनिंग की वजह से स्टूडेंट का दिमाग इसे एक्सेप्ट कर लेता था कि टीचर समझा क्या है। अब हम ज़्यादातर, मेरे पास जो लेक्चर्स हैं वो लिखे हुए हैं और उसकी मैंने स्नैप्स ली हैं, और उस स्नैप से मैं समझाता जाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा समझने में, मैं ये बात एडमिट करता हूँ। और इसके साथ साथ आप जब लिखेंगे तभी समझ में आएगा। यानी ज़हन में रखिएगा, जो मैथ्स है ना दोस्त, ये बहुत वॉलेटाइल नेचर है। यानी आपके ज़हन में इम्पैक्ट ये डालेगा कि देख, मुझे सब समझ आ गया, मगर जब करने बैठेंगे, जब इम्तिहान होते हैं, तब स्टूडेंट सीट ऑफ एग्जामिनेशन में भूल जाता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की। मैथ्स नीड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक है दोस्त, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, ये कोर्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमें काम क्या करना है। देखिएगा दोस्त, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसके साथ रियल पार्ट भी हो और इमेजनरी पार्ट भी हो। ये आपके सामने स्क्रीन पे देखें, ये है रियल पार्ट ए, और जिसके साथ आई लग जाए इसका मतलब है इमेजनरी, आई टाइम्स बी, यानी 3 + 2 आयोटा, इट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फोरियर एनालिसिस, यानी फंक्शन का अगर फोरियर एनालिसिस लेंगे तो ये ज्योमेट्री में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है। यानी एक चीज आपने ली, उसका जब आप फोरियर एनालिसिस करेंगे तो उसकी एक ज्योमेट्री क्रिएट हो जाएगी, और ज्योमेट्री का मतलब क्या है, शेप क्रिएट हो जाएगा, और शेप से क्या बनता है, इमेज बनती है। और इस इमेज में कैसी इमेज, मेडिकल इमेजेस, एमआरआई की इमेज, सीटी की इमेज, पैड गामा की इमेज, इन सारी मशीनों पे बैक एंड पे फोरियर एनालिसिस चल रहा होगा।
रीबिल्डिंग फोरियर डिकम्पोजिशन, फोरियर सिंथेसिस, रीबिल्डिंग फोरियर डिकम्पोजर, यानी आपके पास फोरियर एनालिसिस के अंदर आप रीबिल्ड करते हैं फोरियर डिकम्पोजर्स को, यानी फोरियर एनालिसिस के बाद आपने ये देखा कि इस सिग्नल से मैं एक ज्योमेट्री क्रिएट करना चाहता हूँ, वो है फोरियर सिंथेसिस। इसकी एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इसकी बहुत मेन एप्लीकेशन है। सिग्नल को प्रोसेस करना डिजिटली, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके हैंडसेट का कैमरा हो सकता है, वो सिटी अल्ट्रासाउंड की इमेज हो सकती है, अल्ट्रासाउंड की इमेज लाइव होती है और 3D होती है, यानी डॉक्टर के हाथ में एक हैंडल प्रोब है, उस प्रोब को जिस एंगल पे ले जाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी से सेट करेगा तो वहाँ की इमेज आने स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है ना वो है दोस्त W इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू W प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा। इट यूज्ड टू डिजाइन एयर विंग ऑफ प्लेन। माय गॉड, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है एरोप्लेन के विंग डिजाइन करने के लिए भी, क्योंकि है तो फ्लूइड। एरोप्लेन के अंदर अगर आप देखें तरीके से तो ये फ्लूइड एनालिसिस है ना, यानी हवा एयर, तो ये फ्लूइड एनालिसिस है। अब टाइप इनफाइनाइट सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स। अच्छा दोस्तों, ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फोरियर सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनफाइनाइट सीरीज। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है 2, 4, 6, डॉट 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 डॉट। और सीरीज में फर्क ये है कि यही नंबर होंगे मगर इनके बीच में प्लस आ रहा होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 एंड प्लस। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या? इनफाइनाइट सीरीज का मतलब ये होता है कि एक सीरीज जो स्टार्ट हो बट ये एंड चलती चली जाए, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 डॉट 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 और ये μk। Let Sn be the sum of the first n from the infinite series। अब ये देखें, अगर हम सम की बात करें तो सम का मतलब ये है कि S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, S2 का मतलब सेकंड टर्म का सम, S3 का मतलब थर्ड टर्म का सम। इस तरीके से ये सारे सम चल रहे हैं, यानी S1 का मतलब U1 प्लस S2 का मतलब U1 में U2 ऐड कर दें, Sn का मतलब U1 में U2 में U3 में टिल UN ऐड कर दें और इन सबका एक सम का आंसर आएगा। अब so Sn called partial sum of the series of UK in sequence this, यानी ये 1 से स्टार्ट होगी और ये इन्फिनिटी तक सम चलता चला जाएगा, यानी S1, S2, S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम, S3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम। अब हमने सम कर दिया और देखा प्लॉट करने के बाद यार डेटा जो है ना, ये डेटा को कोई खास डेफिनेट पैटर्न आ रहा है। हमारे पास सिग्नल आया, वो सिग्नल किसका हो सकता है? वो EMG का सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम का। वो EEG का सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो ब्रेन का होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम यानी मसल्स की जो एक्टिविटी होती है। ये इनके सिग्नल्स हैं। इन सिग्नल्स को रिसीव करने के बाद जब हम उसको प्लॉट करते हैं तब पता चलता है कि यार ये जो सिग्नल है ना, ये सिग्नल बहुत डाइवर्जेंट नेचर का है, यानी इसका कोई खास पैटर्न सामने नहीं आ रहा। ये अगर हैंड ग्रिप हमने करवाई तो हैंड ग्रिप का कोई एक सिग्नल आना चाहिए, एक ही पैटर्न का, वैसा नहीं आता, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर का सिग्नल है। और यूजुअली डाइवर्जिंग जो नेचर का सिग्नल्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड यानी फैले हुए, बहुत ज्यादा फैले हुए, कोई एक पॉइंट पर आके मिलते नहीं। अच्छा चलो, Sn का मतलब ये सीरीज होगी, Sn इज इक्वल टू सीरीज ऑफ द पार्शियल सम ऑफ सीरीज एक्सेट्रा। दोस्तों ये मैं जितना जल्दी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिएगा कि अगर ये मैं लिखता तो ये 2 पेज लिखने में मुझे 10 मिनट या 15 मिनट चाहिए होते, मगर चूंकि मेरे पास लिखे हुए तो मैं तो स्क्रॉल करके निकल गया, मगर आपके पास नहीं लिखे हुए तो आपको ये लिखना है। जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो मैथ्स है ना दोस्त, ये मैथ्स बड़ा ही वॉलेटाइल नेचर है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो आप मेरी वीडियोस को पॉज करेंगे, लिखेंगे, फिर आगे सुनेंगे, फिर पॉज करेंगे, लिखेंगे, फिर आगे सुनेंगे। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आधा घंटे की वीडियो देता हूँ ना, तो उसको आपको समझने के लिए, लिखने के लिए 2 घंटे ही चाहिए। ठीक है? और दोस्त, Sn is equal to, हमने इसकी बात कर ली, Sn is equal to series, Sn is equal to sequence of the partial sum of series। Okay? ये यूके आ गया। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल नहीं है। यूके, यू इज नंबर ऑफ टर्म, इन के इज इंडेक्स। यू वन का मतलब पहली टर्म, यू टू का मतलब दूसरी टर्म, यूके का मतलब केथ टर्म। Sn is convergent और divergent, लिमिट ऑफ एस देन एस एन इज कॉल्ड द कन्वर्जन। ओके, हम ज्यादातर जो गुफ्तगू करेंगे ना दोस्तों, बात करेंगे, वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड होगी। यानी आपकी सीरीज कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यही हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है। और कन्वर्जन या डाइवर्जेंस एक तो देख के, मगर देखने के साथ साथ कोई टूल होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैं आपको वो फॉर्मूले बताऊंगा जो सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन कर रही है। कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि यार कोरोना का डेटा हमारे पास आया, वो डेटा को हमने एनालाइज करवाया तो हमें पता चला कि यार ये कन्वर्ज नहीं हो रहा और ये डाइवर्ज हो रहा है। यानी इसका नेचर फैल रहा है, यानी इसका जो शेप है ना, वो शेप को मॉडिफाइड कर रहा है। यही वजह है जो पोलियो वायरस है, कोरोना इज अ वायरस एंड पोलियो इज अगेन अ वायरस। पोलियो के कतरे बार बार फैलाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि यार ये पोलियो के फला केसेस रिपोर्ट हुए। अब जो रिपोर्टेड केस है उसकी इंस्पेक्शन के दरमियान उनको पता चलता है कि यार जो पोलियो वायरस है जो हमारे पास डिक्शनरी में सेफ है वो ये है, मगर अब इसने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, और मॉडिफाइड कर लिया तो हमें इसकी भी वैक्सीन चाहिए, और इसकी वैक्सीन करने के लिए फिर वो वैक्सीन की कैंपेन स्टार्ट करते हैं जो करंटली पाकिस्तान के अंदर हो भी रही है। यानी वायरस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वजह से अपने शेप को चेंज करता है। तो हमारे पास कोरोना वायरस का डेटा आ गया। डेटा को देखने के बाद हमने ये कहा कि ये कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है, यानी अब ये ठहराव की तरफ आएगा कि और फैलेगा। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 -1 +1 -1 +1 डॉट डॉट डॉट। हम इसका S1 निकालें तो S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये 1 ही आया। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म, तो 1 में 1 ऐड कर दें, चूंकि इसके साथ माइनस की साइन आ रही है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 1 में से 1 निकलेगा 0। फिर S3 का मतलब पहली 3 टर्म, यानी 1 -1 +1, 1 -1 +1 को अगर आप सम करेंगे तो नेट आंसर आएगा 1। S4 फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम 1 2 3 4, इन सब का सम निकालेंगे आप तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0। 1 में से 1 निकला 0, 1 में से 1 निकला 0, उसका मतलब S1 का आंसर जरा नोट करें। S1 का आंसर आया 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। उसका मतलब ये क्या हुआ, ये 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, ठहर नहीं रहा, एक जगह पे आगे रुका नहीं। उसका मतलब ये डाइवर्जिंग सीरीज है, ये डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब डाइवर्जेंस अगर ये हो गई तो डाइवर्जेंस होने के बाद इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था। तो वो टेस्ट क्या है, डाइवर्जेंट टेस्ट है क्या, लेट सिग्मा यू के बी द सीरीज वैन द पॉजिटिव टर्म, ये मेरा वैन है, के ऊपर मैं लाइन लगाता हूँ शॉर्ट के लिए। इफ लिमिट के इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, देखिए अप्रोचिंग इज इक्वल टू नहीं, इन दोनों में फर्क है। अगर मैं कहता हूँ एक के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी जहां पे इन्फिनिटी लिखा होगा मैं वहां पे के लिख दूंगा, मगर ये है के एरो। अगर मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने एरो बनाया है, ये एरो है हैंड राइटिंग में, तो उसका मतलब है के इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हुआ नहीं। यू के इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर यू के का आंसर 0 के बराबर नहीं आता तो उसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, और अगर यू के का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ये कन्वर्जेंट है। सिर्फ कन्वर्जेंट ही डाइवर्जेंट नहीं है, ये चीज यहाँ पे गलती में लिख दी गई है, सिर्फ कन्वर्जेंट है। अब सवाल देखिएगा, हमारे पास है
डिटरमाइन वेदर द सम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। k इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, k डिवाइडिंग बाय k प्लस 1 होगा। लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब जरा समझिएगा इस सवाल को। अगर कोई स्टूडेंट लिमिट की अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी को डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे, यानी कि इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी लिख दे, यानी इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी ही होगा, और इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी आएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसका दूसरा तरीका है। देखिए, आप एक काम करें, डिनोमिनेटर में से k कॉमन ले लें। ये मैंने डिनोमिनेटर से k कॉमन ले लिया, तो देखें k प्लस 1 में से जब मैंने k कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाया, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा 1 क्योंकि यहाँ पे k था जो कि बाहर आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस यहाँ पे 1 था, k नहीं था, और मैंने k बाहर ले लिया, इस वजह से यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाई k हो जाएगा। फिर से समझिएगा इस बात को, k प्लस 1 में से अगर मैंने k कॉमन लेना है, k प्लस 1 में से अगर मैंने k कॉमन लेना है तो इसके लिए मैं k कॉमन ले लूँ इजीली। अब k तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो k था, तो इसकी वजह से यहाँ पे बचा 1, बट सेकंड टर्म के साथ 1 था, k नहीं था, और मैंने k कॉमन ले लिया, तो जो सेकंड टर्म होगी उसके डिनोमिनेटर में वो चीज आ जाएगी जो कॉमन ली थी, यानी k इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। वेरिफिकेशन कि मैंने ठीक किया है कि नहीं, काम ये करें कि इस k को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, तो क्या ये आंसर आ रहा है? देखिए k मल्टीप्लाई बाय 1 जा k, ठीक है, प्लस k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k, k को मल्टीप्लाई करें 1 ओवर k से, तो k से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, जो कि ये आंसर है। इसका मतलब मैं कॉमन ठीक ले रहा हूँ, एलसीएम के अंदर कॉमन लिया जा सकता है, तो k कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 ओवर k आया, फायदा k से k कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर बचा 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 ओवर k, लिमिट अप्लाई करें 1 ओवर k की जगह पे पुट करें इन्फिनिटी, तो जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 के इनफाइनाइट टाइम्स हिस्से करें, तो आंसर इसका आ जाएगा 0, यानी दिस टर्म बिकम 0। 1 डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसका मतलब 1 डिवाइडिंग बाय 1, आंसर क्या आया 1, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मींस ये जो सीरीज थी ये बाय द नेचर डाइवर्जिंग थी, बाय द नेचर ये डाइवर्जिंग सीरीज थी। इस सवाल को फिर से करते हैं, ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करने के लिए कोई टेस्ट तो हो कि हमें पता कैसे चलेगा, तो हमने ये कहा कि भाई यू के का आंसर अगर 0 के बराबर ना आए तो ये डाइवर्जिंग है, और अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये कन्वर्जिंग है। हमने सवाल लिया, इस सवाल के अंदर हमने कहा कि डिटरमाइन करो ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अगर आपके पास कोई सवाल आए जिसमें इन्फिनिटी डिवाइडिंग में इन्फिनिटी हो, देखें k इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ना, इनफाइनाइट, जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तब लिख देंगे भाई k अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड अल्टीमेटली बिकम इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिवाइडिंग में इन्फिनिटी, आंसर अगेन इन्फिनिटी। मगर हमें इस कंडीशन के हिसाब से दो चीजें चाहिए यार, या तो 0 के बराबर आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, इनफाइनाइट ना हो। इसके लिए हमने ये किया कि यार डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, हमने देखा तो k प्लस 1 नजर आया, तो k प्लस 1 में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन हो, मगर फिर भी कॉमन लेंगे, ये हमारी बदमाशी है। हमने बदमाशी करके k प्लस 1 में से k कॉमन ले लिया, तो चूंकि इसके पास k था तो इसने तो दे दिया, मगर 1 के पास k नहीं है, मगर फिर भी हमने लिया, तो 1 के डिनोमिनेटर में k लिखा जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी कि इस k को मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट से, तो k मल्टीप्लाई बाय 1 जा k प्लस k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k जा 1, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, जो कि ये था। इसका फायदा ये है कि k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस 1 ओवर k। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई की तो 1 ओवर k इन्फिनिटी, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0, तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 को 1 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आया 1, और 1 नॉन जीरो नंबर, और ये नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, जो हमारी कंडीशन थी, नॉन जीरो पे हमने डाइवर्जिंग कहा है। ठीक है दोस्त, मैं फिर से इस सवाल को समझाता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स में कोशिश करता हूँ कि
मेरी तरह स्टूडेंट्स होंगे जो कमज़ोर हो गए, तो उनके लिए मैं फिर से समझाता हूँ। दोस्त, हम आज की क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ये हमें प्रोडक्ट बिल्ड करने में मदद करेगा। अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, अगर हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम कैपिटल इक्विपमेंट पे काम करना चाहते हैं, बैक एंड पे जो प्रोसेसिंग चलती है, उसकी हम बात करें तो उसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम स्किल्स आज 2020 में सीख रहे हैं। हमने एक सीरीज़ ली, उस सीरीज़ का नेचर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ये पता करना है। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट चुना जिसका नाम है डाइवर्जेंस टेस्ट। ये डाइवर्जेंस टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर यूके का आंसर 0 के बराबर ना आए, यहाँ पे है, यूके का आंसर अगर 0 के बराबर ना आए, तो ये बन जाता है डाइवर्जेंट। सिमिलरली अगर यूके का आंसर अगर 0 आ जाए तो ये बन जाता है कन्वर्जेंट। हमने ये सवाल देखा, इस सवाल में है k डिवाइडिंग बाय k प्लस 1, ठीक है। हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट लिखी कि लिमिट k इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी k डिवाइडिंग में k प्लस 1। जब आपके पास ऐसा सवाल है ना जिसमें k और k दोनों हो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, k कॉमन ले लेना, डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेना। तो हमने k प्लस 1 में से कोई चीज़ हमने देखी तो कॉमन तो नहीं आ रही, मगर फिर भी कॉमन लेनी है क्योंकि ये हमारी बदमाशी है। तो हमने ये कहा कि यार k प्लस 1 में से k कॉमन ले लो, फायदा k से k कैंसिल होगा, मगर k कॉमन आएगा कैसे? तो चूंकि इसके पास k था तो ये बाहर, ये अंदर रहा 1, और ये 1 है और 1 के पास तो k नहीं है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे बचा 1 और ये बचा 1 ओवर k। फायदा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए k को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो k 1 जा k प्लस 1 ओवर k मल्टीप्लाई बाई k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, जो कि यहाँ पे लिखा। अब k से k कैंसिल हुआ तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर k। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 1 ओवर k, k की जगह पे इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, 1 plus 0 is 1, 1 dividing by 1 is 1, and 1 is non-zero number. That's why we call it divergence. ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आया हो ना, खुदा ना खास्ता, तो डोंट वरी, हम फिर से समझेंगे इस बात को। आपसे मैं फीडबैक लूंगा इंशाल्लाह ताला, जैसे आप करेंगे होपफुली आपको समझ आ जाएगा, मगर अगर ना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास एक सवाल है, k इज अप्रोचिंग, k इज 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, 2k ये है स्क्वायर, पेंसिल से लिखा है मगर ये है स्क्वायर, ठीक है। 2k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाई k स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से काम करें, k कॉमन ले लें, k स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों में से k स्क्वायर कॉमन लिया, ये देखिए पेंसिल से स्क्वायर लिखा है। k स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा ब्रैकेट में 2 प्लस 4 डिवाइडिंग बाई k स्क्वायर डिवाइड बाय k स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना, तो 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा k स्क्वायर। फायदा k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 प्लस 4 ओवर k स्क्वायर, और k is approaching to infinity and after you put the limit k is equal to infinity then, तो 4 डिवाइडिंग बाय इंफिनिटी डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, तो 4 डिवाइडिंग बाय इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या? तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा सिर्फ 2 मेरे पास बचा। तो चूंकि 2 इज नॉन जीरो नंबर, तो ये नॉन जीरो नंबर होने की वजह से ये 2 बचा ना, ये 1 ओवर इंफिनिटी तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ 2 बचा। 2 इज नॉन जीरो नंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये भी डाइवर्जेंट है। फिर से हम इस चीज को समझते हैं, हम बात कर रहे हैं एक सवाल है 2k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडिंग बाई k स्क्वायर प्लस 1। इसमें से आप k स्क्वायर कॉमन ले लें, हमने k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस 4 ओवर k स्क्वायर, और इसमें से k स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा 2 प्लस 4 ओवर इंफिनिटी, k की जगह पे इंफिनिटी पुट कर दिया, 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी, तो ये चीज़ खत्म हुई, सिर्फ 2 बचा। 2 इज नॉन जीरो नंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डाइवर्जेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टेस्ट है जिसका नाम है इंटीग्रल टेस्ट।
इंटीग्रल टेस्ट की ये पूरी डेफिनेशन है, ला ब्ला 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 ब्ला। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेट करें और आंसर इनफाइनाइट आए, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर इनफिनिटी आया, तो ये डाइवर्जेंट है। और अगर फाइनाइट आ जाए तो ये कन्वर्जेंट है। इंटीग्रेट करने के बाद आंसर इनफाइनाइट आया तो डाइवर्जेंट, और अगर फाइनाइट आया तो ये है कन्वर्जेंट। तो हमने ये कहा एग्जाम्पल। हमारे पास सवाल है 1/k, ठीक है। अब k की जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, k इज अ वेरिएबल ना, तो हम इसकी जगह पे x पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो k भी पुट करें, इट्स अप टू यू, टेंशन नहीं। अच्छा, इससे मुझे एक चीज ध्यान में आई, मैं आपको बता दूं दोस्त, आपके सीनियर्स के अंदर ये बैच है, बैच आप बैच 11 है, बैच 10 यानी हैदर वाला जो बैच है, हैदर है और शहजीन है, तो इन बैच से पूछिएगा, इन लोगों ने मुझसे सीबीटी पढ़ा है कि सर अली असगर पढ़ाते कैसे हैं, और स्टूडेंट को इस बात की बहुत फिक्र होती है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, टेस्ट में क्या होता है, क्विज़ में क्या होता है, सर की मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे सर खतरनाक है, मार्क्स काट के देते हैं, क्या करते हैं। तो ज़रा पूछ लीजिएगा कि सर अली असगर किस तरीके से पढ़ाते हैं और मार्क्स का हिसाब किताब क्या है सर अली का। मैं आपको खुद भी थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। मेरे लिए अगर एक स्टूडेंट ने, लेट्स से कि एक सवाल है जिसके 10 स्टेप्स हैं, स्टूडेंट ने, और वो 5 मार्क्स का सवाल है, अगर स्टूडेंट ने दूसरे स्टेप में गलती कर दी और अगर वो उस गलती के हिसाब से आगे के स्टेप्स ठीक कर रहा है, यानी सेकंड स्टेप के अंदर उसने एक्स स्क्वायर लिख दिया और लिखना चाहिए था सिर्फ एक्स, और लिखना चाहिए था एक्स, और उस एक्स स्क्वायर को वो सॉल्व ठीक कर रहा है, तो मैं उसको 5 में से 3-4 मार्क्स दे देता हूँ। मेरे लिए सिर्फ फाइनल आंसर ठीक लिखने के मार्क्स नहीं है। सिमिलरली अगर क्या कहते हैं, अगर एक स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद उसको नहीं आया, तो फॉर्मूले के मार्क्स मैं दूंगा। एक स्टूडेंट ने गलत लिखा है, मगर गलत गलत मैं तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि उसने अपनी अप्रोच इस्तेमाल की, क्योंकि मेरे जो फाइनल एग्जाम्स के पेपर होंगे ना दोस्त, उसके अंदर मैं पेपर क्वेश्चन की आस्किंग कुछ ओपन बुक टाइप करता हूँ, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे जिसका एक आंसर नहीं होगा, उसके मल्टीपल आंसर्स हैं। तो उसके अंदर आप इंडिपेंडेंट है एज अ रिसर्चर, एज अ साइंटिस्ट, एज अ यंग साइंटिस्ट, कि आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर लें और कोई भी टेस्ट सेलेक्ट कर लें और उससे अपना आंसर निकाल दें। तो इस बात से आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सही लिखने के मार्क्स नहीं है, सही आंसर लिखने के सिर्फ मार्क्स नहीं है, सही प्रोसीजर भी होना चाहिए। और अगर ये सही प्रोसीजर किसी ने कर दिया और फिर उसका आंसर ठीक नहीं आया, तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो खैर 1/k सही है, 1/k हो गया, राइट, 1/k हो गया, ओके। हमने k की जगह पे वेरिएबल ले लिया x, कोई स्टूडेंट इसको y कह दे, कोई स्टूडेंट इसको अली कह दे तो अली कह दे। तो हमारे पास ये सवाल बना, इस सवाल को हम करें इंटीग्रेट, क्योंकि हम इंटीग्रल टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट, f ऑफ x dx का इंटीग्रेट करें, लिमिट सेट करें 1 से लेके इंफिनिटी तक। मेरे पास फंक्शन ऑफ x है क्या? फंक्शन ऑफ x है 1/x, तो 1/x इंटू dx, तो ये dx/x आ गया। अब dx/x आने के बाद हमने ये कहा कि भाई अब जो लिमिट है ना दोस्त, लिमिट को मान ले l, ये इंफिनिटी है, इस इंफिनिटी जगह पे लिखिए ये l, ये मैंने l लिखा है, l इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, यानी अब मैं 1 से लेके इंफिनिटी यानी l लिखूंगा, और 1/x इंटू dx। अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन की होगी, आई बिलीव, ठीक है, तभी अभी एडवांस कोर्स पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो 1/x का इंटीग्रेट का फॉर्मूला है, वो है ln ऑफ x, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। तो ln ऑफ x और फिर
अब देखिए इंटीग्रेट की साइन खत्म होगी और यहाँ पे बचा लिमिट अप्लाई कर दें, ये है 1 और ये है L, अपर लिमिट है L और लोअर लिमिट है 1, ये मैंने 1 लिखा है और ये L है, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट निकलती है, तो ln ऑफ L माइनस ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 कैलकुलेटर में टाइप करें आंसर 0 आता है, यानी सिंपल आंसर क्या आया ln ऑफ L, और L एक्चुअली है क्या इंफिनिटी, और ln ऑफ इंफिनिटी यानी लॉग ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी ही आता है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इंटीग्रेट के बाद क्या निकला इंफिनिटी, और अगर फाइनल आंसर इनफाइनाइट निकला है तो सीरीज हो गई डाइवर्जेंट। ये जरा देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इंटीग्रेट करो आंसर इनफाइनाइट आए तो इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब फिर से सवाल को समझते हैं। हम आज की क्लास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये हमें काम आएगा। हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात इस्तेमाल की स्टार्ट की है। डेटा को देखने के बाद ये डेटा ठहरेगा कि फैलेगा, उसके लिए हमने एक टेस्ट किया इससे पहले, डाइवर्जेंस टेस्ट। अब हम टेस्ट कर रहे हैं इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट में इंटीग्रेट करने के बाद आंसर अगर इनफाइनाइट आए तो उसका मतलब है डाइवर्जेंट, और आंसर फाइनाइट आ जाए तो उसका मतलब है कन्वर्जेंट, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये याद रखिएगा। हमारे पास सवाल है 1 ओवर के, ओके, तो 1 ओवर के की जगह पे 1 ओवर एक्स, यानी के को हमने रिप्लेस कर दिया बाय एक्स, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल में हमने ज्यादातर एक्स वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। सपोज करने वाली बात हो तो हम लेट एक्स कहते थे, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब है 1 ओवर एक्स और डी एक्स का मतलब डी एक्स ऊपर आता है, ठीक है। फॉर इम्प्रॉपर, ओके, हमने ये कहा कि भाई 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 लिमिट एल इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो 1 से लेके ये एल हो जाएगा, इनफाइनाइट इंफिनिटी को हटाएंगे एल लिख देंगे, 1 ओवर एक्स ऑफ डी एक्स। इसका जब इंटीग्रल किया तो ये आंसर आता है ln ऑफ एक्स, 1 से लेके एल तक जा रहा है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करने के बाद अपर लिमिट है एल, लोअर लिमिट है 1, तो लोअर लिमिट 1 यानी ln ऑफ 1 0 हुआ, ये खत्म हुआ और ये ln ऑफ एल हुआ, ठीक है, ये ln ऑफ एल। अब एल की जगह पे लिमिट अप्लाई कर दें मेरे दोस्त, ln ऑफ इंफिनिटी, तो ln ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, इसका मतलब फाइनल आंसर जो आया ना दोस्त वो इनफाइनाइट आया, और इनफाइनाइट का मतलब ये जो सीरीज हुई ना दोस्त ये हुई डाइवर्जेंट। हाँ जी, कैसा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, और अगर एक एरोप्लेन ऊपर से निकल गया हो ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भी आपको यही करवाऊंगा, क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन को टाइम दें समझने के लिए। मैंने कोर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो से, कोर्स का नाम था लर्निंग हाउ टू लर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो अमेरिका के अंदर है, ऑनलाइन कोर्स किया मैंने कौरसेरा के थ्रू। उसके अंदर एक चीज थी कि अगर आपने एक दीवार बनाई, अगर आपने एक दीवार बनाई तो दीवार के अंदर आप क्या करते हैं कि ईंट लगाई, ब्लॉक लगाए, उस पर सीमेंट लगाई, फिर ब्लॉक लगाया, सीमेंट लगाए, ब्लॉक लगाया, दीवार बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस दीवार पे फौरन बनने के बाद क्या आप लोड दे सकते हैं ऊपर? नहीं देते, उसको पानी पिलाते हैं, उसको टाइम देते हैं जिसको कहते हैं सेटलिंग टाइम। वो सेटलिंग टाइम दिए बगैर, ये नहीं, सेटलिंग टाइम में होता क्या है कि जो सीमेंट है ना वो दो ब्लॉक को आपस में एडहेयर कर लेती है, चिपका देती है, मजबूत कर देती है, उसको टाइम चाहिए इसके लिए। और अगर किसी जज्बाती ने दीवार बनाई और दीवार के ऊपर फौरन से लोड रख दिया तो दीवार कोलैप्स कर जाएगी। यही सेम सिचुएशन ब्रेन की होती है। नए कॉन्सेप्ट सीखते वक्त इंसान के न्यूरॉन उनके कनेक्शंस बना रहे होते हैं पहली दफा, और उस बनने में टाइम लगता है और उसको सेट होने में टाइम लगता है। पहली क्लास लेने के फौरन बाद मैं अगर आपसे कोई खतरनाक क्विज ले लूं तो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन इस तरीके से ट्रेन ही नहीं हुआ। तो हमें टाइम लगता है ठहर के समझने के लिए, और मुझे एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए मेरी तरह जो कमजोर स्टूडेंट है मैं उनके लिए एक सवाल को 3 दफा समझाता हूँ, ऑल्दो सिंपल सवाल हो,
5 स्टेप के अंदर 6 स्टेप के अंदर हल हो जाए, मगर मैं फिर भी समझाता हूँ। क्यों? मुझे मुश्किल लगता है। जब मैं एज़ अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे मुश्किल लगता था कि टीचर इतनी तेज़ी से निकल गया, फिर मैं परेशान था। तो मैं ये अब मैं टीचर बना हूँ तो इस बात का मुझे अंदाज़ा है, तो मैं फिर से समझाऊँगा। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत होशियार होंगे, तेज़ होंगे, वो शायद बोर भी हो जाएँ कि सर अली असगर बहुत रिपीट कर रहे हैं। मगर यार अब क्लास के जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, उसको समझाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्लास का बच्चा जो 90 मार्क्स ले रहा है, उसको 100 पे ले आना मेरे लिए कोई चैलेंज की बात नहीं। मगर एक स्टूडेंट जो 10 मार्क्स लेता था, उसको पासिंग मार्क्स यानी 40 या 50 मार्क्स तक ले आना, ये एक चैलेंजेबल बात है और मेरा टारगेट वो है कि आपकी क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ कोर्स, जो हमने कोर्स आउटलाइन शेयर की आपके साथ, उस हिसाब से उनकी वो स्किल्स डेवलप्ड हो जाएंगी कि अगर उनके पास ज़िंदगी में कोई अनसीन प्रॉब्लम आए तो वो अनसीन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। और यही मेरा मकसद है दोस्तों। यही एक उस्ताद का मकसद होता है कि वो एजुकेशन को ट्रांसफ़र ना करे, बल्कि वो ट्रांसफ़ॉर्म कर दे। एक स्टूडेंट की वे ऑफ थिंकिंग ही डेवलप हो गई, अलग ही हो गई है यार। एक सोचने का नज़रिया तब्दील हो गया और यही मेरा मकसद है। इसीलिए मैं आपको बार-बार समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए और आपकी ज़हन खुले। हम आज की क्लास के अंदर, मेरा नाम अली असगर फिर से। आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। उस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन काम आएगा। बचपन में कहते थे बेकार सी चीज़ हमें पढ़ा रहे हैं वालिदैन, पता नहीं क्यों मैथ्स पता नहीं कहाँ से बला आ गई है। और स्पेशली अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट आपके साथ हो तो वो तो बहुत तपते हैं क्योंकि उन लोगों ने 9-10 में मैथ्स नहीं पढ़ी, फर्स्ट सेकंड ईयर में मैथ्स नहीं पढ़ी और फिर वो लोग मैथ्स पढ़ते हैं और फिर वो एडवांस मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। तो दोस्त, खैर अ पार्ट ऑफ इट मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना बफर हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, मैं आपको करके बताऊँ। खैर, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों हों। रियल यानी मैं आपके सामने हूँ, मगर वर्चुअली मैं आपके सामने नहीं हूँ। मैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन एंड टेक्नोलॉजी आपके सामने हूँ, यानी मैं वर्चुअली प्रेजेंट हूँ। यानी ये वही चीज़ है कि एक मिरर के सामने की दुनिया है और एक मिरर के बिहाइंड दुनिया है। आपका इमेज जो मिरर में बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, इसी वजह से वो इमेजिनरी कहलाता है। मिरर के सामने मिरर रखेंगे तो उसके इनफाइनाइट इमेजेस बन जाते हैं, बट वो सारे वर्चुअल होते हैं, रियलिटी नहीं। रियल एंड वर्चुअल, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। खैर खैर तो अब ओके, तो हम सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज को ये देखना है कि कन्वर्जेंस हो रही है, इनमें कन्वर्जेंस पाई जाती है या डाइवर्जेंस पाई जाती है। तो इसके लिए हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के टेस्ट हम करेंगे। आज की क्लास में हमने जो पहला टेस्ट किया था उसका नाम है डाइवर्जेंस टेस्ट। वो डाइवर्जेंस टेस्ट क्या था? वो डाइवर्जेंस टेस्ट था ये, यूके यूनाइटेड किंगडम अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो ये डाइवर्जेंट है और अगर ये जीरो के बराबर आ जाए तो ये है कन्वर्जेंट। ठीक है, हमने इसको इस्तेमाल किया और कहा कि के डिवाइडिंग बाई के प्लस वन। जैसे सवाल आया और के की लिमिट यहाँ पे इन लोगों ने बता दी, अपर लिमिट है इन्फिनिटी, ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे ना दोस्तों, सवाल ही खत्म हो गया। इन्फिनिटी डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी, सवाल खत्म। इसलिए हमने डिनोमिनेटर में से के कॉमन निकाला और के कॉमन निकालने के बाद के से के कैंसिल हुआ। देखिए ये कॉमन इस तरीके से आया, यहाँ पे बचा वन प्लस वन ओवर के, तो के से के कैंसिल हुआ, बचा वन डिवाइडिंग में वन प्लस वन ओवर के। ये चीज़ जीरो हुई, आंसर आया वन। वन इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स इट्स डाइवर्जेंट। दूसरा सवाल, टू के स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर प्लस वन, इसमें से के स्क्वायर कॉमन निकाला, टू प्लस फोर डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर, वन डिवाइडिंग बाई के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा टू प्लस फोर डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी, वन डिवाइडिंग बाई इन्फिनिटी। आंसर आया सिर्फ टू और ये टू आया तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट टेस्ट है, ये डाइवर्जेंस है। फिर हमने बात की इंटीग्रल टेस्ट की। इंटीग्रल टेस्ट में लब्बे लुबाब ये है कि अगर इंटीग्रेट करने के बाद आंसर इनफाइनाइट आता है तो ये डाइवर्जेंट है,
अगर फाइनाइट आ जाए तो ये कन्वर्जेंट है। हमने ये सवाल लिया 1 डिवाइडिंग बाय के की जगह पे हमने एक्स पुट किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आया ln ऑफ एक्स, अपर लिमिट है l, लोअर लिमिट है 1। जब हमने इसको पुट की तो हमारे पास लोअर लिमिट खत्म हुई 1, तो हमारे पास ln ऑफ l आया, और ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर है, और ये इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आज की क्लास का रिवाइज करने के साथ इसी टेस्ट का दूसरा पार्ट है 1/k²। पहले हमने सिर्फ के किया, अब हम k² करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, टेक केयर।